वेलकम बच्चों, आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। कैसे हैं सब आप? अपनी इस क्लास में अपन एफ डी एंड एफ ब्लॉक तत्वों को पढ़ चुके हैं। डी तत्वों की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। एफ ब्लॉक तत्वों की भी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों की तुलना, कि इनमें क्या क्या तो सिमिलैरिटीज़ होती हैं और क्या क्या असमानता यानी कि डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी समानताओं की, कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्वों में क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली समानता जो अपन एफ ब्लॉक तत्वों के नाम से ही कहते हैं, कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? एफ कक्षक में। लेंथेनाइड्स में और एक्टिनाइड्स में दोनों में ही इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है। और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोनों का ही, वो N-2F 1 to 14, N-1 D0 to 1 और NS2 होता है। मीन्स तीनों में बाह्यतम कोश, उपांत्य कोश का डी कक्षक और पूर्व उपांत्य कोश का एफ कक्षक भरा जाता है। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करते हैं। अर्थात दूसरी समानता क्या हो गई कि इनमें 3 बाह्यतम कोश अपूर्ण होते हैं, अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। नेक्स्ट इनकी सिमिलैरिटी है कि दोनों की ही सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +3 होती है। ठीक है, एक्टिनाइड्स भी +3 दिखाते हैं और लेंथेनाइड्स भी +3 ही दिखाते हैं, देख चुके हैं अपन। ठीक है, दोनों के ही +3 आयंस रंगीन होते हैं और अनुचुंबकीय होते हैं। रंगीन क्यों थे? क्योंकि जो एफ ब्लॉक तत्व थे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों में ही रंगीन होने का कारण क्या था, याद है? एफ एफ संक्रमण। और जब एफ एफ संक्रमण के लिए दृश्य प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो यौगिक रंगीन हो जाते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाए जाते हैं इनमें, इसीलिए ये अनुचुंबकीय होते हैं। हाँ, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है, दोनों में ही संकुंचन पाया जाता है, यानी कि दोनों के ही आकार छोटे होते हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो तत्वों के आकार या तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगातार कम होती जाती है। दोनों में कारण देखा था हमने। कारण क्या था कि प्रभावी नाभिकीय आवेश तो लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन एफ कक्षक का जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो अति दुर्बल होता है, इसलिए वो आकार में वृद्धि नहीं कर पाता, तो केवल आकार कम होता चला जाता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुंचन पाया जाता है। ठीक है, दोनों ही लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों के ही घनत्व उच्च होते हैं, क्योंकि लेंथेनाइड संकुंचन या एक्टिनाइड संकुंचन के कारण आकार तो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आयतन तो कम हो गया, लेकिन मास यानी कि द्रव्यमान लगातार बढ़ ही रहा है, तो घनत्व हमेशा उच्च होते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स दोनों ही चांदी के समान चमकीली धातुएं होती हैं। इनकी जो विजिबिलिटी होती है, जो दृश्यता होती है, वो बिल्कुल चांदी के समान होती है। लेकिन दोनों को ही अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो धुंधली हो जाती हैं, गंदली गंदली सी हो जाती हैं, क्योंकि ये जो धातुएं हैं ये भी सक्रिय होती हैं और वायु में खुला छोड़ने पर वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं और ऑक्साइड बना लेती हैं, और ऑक्साइड कभी भी चमकीले नहीं होते। ठीक है, और ये अकार्बनिक तत्वों के साथ क्रिया करके संगत लवण भी बनाते हैं। अधात्विक तत्व ये अकार्बनिक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। जैसे लेंथेनाइड्स की अभिक्रिया हम सल्फर से करवाएं यानी गंधक से, तो सल्फाइड बन जाएगा। नाइट्रोजन से करवाएंगे तो नाइट्राइड बन जाएगा। है ऑक्सीजन से, जैसे हमने देखा था, ऑक्सीजन से करवाई तो ऑक्साइड बन जाएगा। हेलोजन से करवाएंगे तो हेलाइड बन जाएगा। हाइड्रोजन से करवाएंगे तो हाइड्राइड बन जाएगा। देखिए, लेंथेनाइड्स की रिएक्शन O2 से करवाई तो ऑक्साइड बन गया। एक्टिनाइड की अभिक्रिया O2 से करवाई तो एक्टिनाइड का भी ऑक्साइड बन गया। दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था देखो, दोनों में +3 है। इसी प्रकार हेलोजन से अभिक्रिया करवाई तो दोनों ही लेंथेनाइड्स भी और एक्टिनाइड्स भी ट्राई हेलाइड्स बनाते हैं। यह हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, दोनों ही प्रकार के तत्व जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, सामान्य धातुओं की तरह। जैसे HCl से रिएक्शन करवाई तो लेंथेनॉइड्स का ट्राइक्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसी प्रकार एक्टिनाइड्स की रिएक्शन करवाएंगे तो H2SO4 से करवा रहे हैं जैसे हम, तो एक्टिनाइड्स के सल्फेट्स बन जाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमने ये देखा कि दोनों के ही जो +3 आयंस होते हैं वो अति सक्रिय होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये तो सारी हुई इनकी समानताएं जो हमने एक साथ देख ली। इस तरीके से ये हो गई इनकी सभी समानताएं। अब हम पढ़ेंगे इनकी असमानताएं यानी कि डिफरेंसेस, कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं।
तो अब देखते हैं असमानताएं, लैंथेनाइट तत्व और एक्टिनाइट तत्व, ये इनकी कुछ असमानताएं हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो हमने समानता में देखा था कि इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, एफ कक्षक में, लेकिन लैंथेनाइट्स में तो 4f कक्षक में एंटर करता है इलेक्ट्रॉन, जबकि एक्टिनाइट्स में 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। जब हमने इनका डिस्क्रिप्शन देखा था तो मैंने आपको बताया था कि लैंथेनाइट्स में केवल प्रोमिथियम पीएम ही एक ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, यानी कि अपने आप ही अल्फा बीटा और गामा किरणों को उत्सर्जित करता रहता है, जबकि एक्टिनाइट्स में सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, एक्टिनियम से लेके और लॉरेंशियम तक सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि इसमें केवल प्रोमिथियम ही रेडियो एक्टिव था। यहाँ लैंथेनाइट्स में जितने भी तत्व हैं वो सभी नेचुरल हैं, प्रकृति में स्वतः ही पाए जाते हैं, लेकिन एक्टिनाइट्स में केवल एक्टीनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम ये तत्व और यूरेनियम तक भी तत्व प्राकृतिक हैं। इसके बाद वाले जितने भी तत्व हैं वो कृत्रिम हैं, यानी कि मानव निर्मित हैं, वो प्रकृति में नहीं पाए जाते। ठीक है, और यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को ही हम परा यूरेनिक तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व या कृत्रिम तत्व कहते हैं, या संश्लेषित तत्व, ये सभी नाम यूरेनियम के बाद वाले हैं। ठीक है, यूरेनियम के बाद वाले सभी तत्व कैसे हैं, कृत्रिम, इसीलिए उनको हम कृत्रिम तत्व या संश्लेषित तत्व कहते हैं। दूसरी चीज, यूरेनियम के बाद वाले ही तत्व हैं वो सारे के सारे, इसीलिए उनको हम ट्रांस यूरेनिक या परायूरेनिक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, उनको हम अति भारी तत्वों में भी शामिल कर लेते हैं। इसके बाद सामने देखा था कि दोनों में संकुंचन पाया जाता है, लैंथेनाइट्स का आकार भी लगातार छोटा होता जाता है और एक्टिनाइट्स का आकार भी लगातार छोटा होता जाता है, लेकिन लैंथेनाइट्स का संकुंचन तुलनात्मक रूप से कम होता है, एक्टिनाइट्स का संकुंचन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, यानी जितनी कमी लैंथेनाइट्स की होती है एक्टिनाइडों में उससे कहीं ज्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, अगला अंतर जो हमने ऑक्सीकरण अवस्था में देखा था, मैंने आपको बताया था कि लैंथेनाइट्स की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, लैंथेनाइड और दोनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, लेकिन लैंथेनाइट्स की ऑक्सीकरण अवस्था +2 से लेके +4 तक ही वेरी करती है, यानी अर्धपूरित या पूर्णपूरित विन्यास के कारण +3 के साथ साथ +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी स्थायी होती है, लेकिन एक्टिनाइडों में ये ऑक्सीकरण अवस्था +2 से लेके +7 तक जाती है, और मैंने ये भी बता दिया था कि यहाँ +7 तक जब जाएगी तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था किस रूप में स्थायी होगी, केवल ऑक्साइडों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट, लैंथेनाइट तत्व जब संकुल बनाते हैं तो वो केवल पाई कीलेटिंग लिगेंडों के साथ ही संकुलों का निर्माण करते हैं। बताया था मैंने आपको, जैसे बीटा डाई एसीटोन था, अमीनो एसिड्स होते हैं, ये सारे पाई कीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, इनके साथ लैंथेनाइट्स आसानी से संकुलों का निर्माण कर लेते हैं, जिनमें इनकी समन्वय संख्या 6, 8, 10 या 12 तक भी हो जाती है। लेकिन एक्टिनाइट्स तत्व जो होते हैं ये न केवल पाइकेलेटिंग लिगेंडों के साथ संकुल बनाते हैं, बल्कि सामान्य जो लिगेंड होते हैं जैसे साइनाइड्स, क्लोराइड्स, हाइड्रोक्साइड, जो सामान्य लिगेंड हैं उनके साथ भी आसानी से संकुल यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस में हमने जब देखा था मिश्र धातुएं, एलॉयज जो बनी थी, मिश्र धातुओं का निर्माण लैंथेनाइट तत्व तो आसानी से करते हैं, और 2 प्रकार की मिश्र धातुएं बनाते हैं, याद है, पायरोफोरिक धातुएं थी जिनका उपयोग किया जाता है प्रज्वलन उपकरणों का निर्माण करने में, जैसे लाइटर का एग्जाम्पल बताया था मैंने, और दूसरी थी मिश्र धातुएं। विष धातुएं वो धातुएं थी जिनमें 2 या 2 से अधिक लैंथेनाइट तत्व आपस में मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, क्यों था ऐसा, क्योंकि इनके आकार डी ब्लॉक तत्वों के लगभग समान होते हैं, लेकिन एक्टिनाइट्स तत्व जो है वो मिश्र धातुएं कभी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इनका आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। ठीक है ना, और इस बड़े आकार के कारण ही इनके जितने भी ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं एक्टिनाइट्स के, कैसे होते हैं, क्षारीय, प्रबल क्षारीय, जबकि लैंथेनाइडों के कैसे होते हैं, दुर्बल क्षारीय। ऑक्साइड्स भी और हाइड्रोक्साइड्स भी, लैंथेनाइड तत्वों के हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स तो दुर्बल क्षारीय होते हैं क्योंकि इनका आकार छोटा है, छोटे आकार में सहसंयोजी गुण ज्यादा होंगे, और जहाँ सहसंयोजी गुण ज्यादा होते हैं वहाँ अम्लीय गुण तो बढ़ जाते हैं और क्षारीय गुण कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्षारीय गुण कम हो गए और ये हो गए दुर्बल क्षारीय। और ये जो एक्टिनाइट्स हैं, एक्टिनाइट्स जो होते हैं वो प्रबल क्षारीय होते हैं। लैंथेनाइट तत्व जो हैं ये केवल और केवल सामान्य धनायनों का ही निर्माण करते हैं।
ठीक है, यानी कि जैसे Ln+2, Ln+3 या Ln+4 प्रकार के। लेकिन एक्टिनाइड्स में जो ऑक्सीकरण अवस्था +2 से +7 तक जाती है, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये जो तत्व होते हैं ये सामान्य धनायनों के साथ साथ ऑक्सोकेटायनों का निर्माण भी कर लेते हैं। ऑक्सोकेटायन का मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनने वाले धनायन। जैसे देखिए UO2+, यूरेनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और प्लस धनायन बना गया। इसी तरह से NPO2+, यहाँ NP और यूरेनियम दोनों की ही ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। तो केवल उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ही ये ऑक्सोकेटायनों का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका D एंड F ब्लॉक तत्व हो गया। जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर के बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जिनके आंसर्स आपको खुद सर्च करने हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, केयरफुली देखेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली मिल जाएंगे। देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ, केवल आंसर आपको खुद ढूंढना है। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, डी ब्लॉक तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है? पूरे डी ब्लॉक में कुल डी ब्लॉक तत्व कितने थे? 40। उन 40 तत्वों में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था या सबसे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe+3, Cr+3 यानी कि क्रोमियम+3 और वेनेडियम+3 इनमें से किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? इसके लिए पहले आपको तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, तीनों धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद जिसमें अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण भी अधिकतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Zn को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता? ये आपको बताया था मैंने कि किन तत्वों को संक्रमण तत्व माना जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि Zn को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ti+4 रंगहीन क्यों होता है? रंग उत्पन्न होने का कारण मैंने आपको बताया था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। तो आपको यहाँ पर पहले Ti+4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाना पड़ेगा। उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो ये रंगहीन होता, लेकिन ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे, D0 प्रकार का विन्यास मिलेगा, इसीलिए ये रंगहीन होता है। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं? ठीक है, संक्रमण तत्व बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों की प्रॉपर्टीज देखी थी हमने तब, तो वहां आपको मैंने बताया था कि डी ब्लॉक तत्व अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं, तो आपको वहां से आंसर करना है इसको। ट्रांस यूरेनिक तत्व किन्हें कहते हैं? अभी अभी बताया था मैंने, ट्रांस यूरेनिक तत्व यानी कि परा यूरेनिक तत्व किन्हें कहते हैं, डिफाइन करना है आपको, परिभाषा कर लिखनी है। स्कैंडियम+3 के समस्त यौगिक रंगहीन क्यों होते हैं? बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे Ti+4 के यौगिक रंगहीन क्यों थे, ऐसे ही Sc+3 के समस्त यौगिक रंगहीन क्यों होते हैं। यहाँ पर भी आपको Sc+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, लेंथेनाइड संकुंचन किसे कहते हैं? व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? ये आपको बताना है। लेंथेनाइड्स में बताया था ना, बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय विष बढ़ता है और Z इफेक्ट जो F कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव होता है वो दुर्बल होता है, वो सब चीज आएगी इसमें। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? ठीक है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं और संक्रमण तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण आसानी से क्यों करते हैं? क्या कारण है कि संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातुएं बना लेते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, मिश्र धातु, ये मिश्र धातु थी, ये है मिश्र धातु किसे कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और किसी एक मिश्र धातु का नाम यानी उसका उदाहरण और उसका उपयोग लिखना है आपको। नेक्स्ट, 5D श्रेणी के तत्व 4D श्रेणी के तत्वों के लगभग समान क्यों होते हैं? यानी 4D और 5D तत्वों के आकार लगभग समान क्यों होते हैं? यही एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि Zr और HF, मैंने आपको बताया था जब एक्सप्लेन किया था कि Zr और HF को हम जुड़वां तत्व भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, Zr और HF को जुड़वां तत्व क्यों कहा जाता है, या 5D श्रेणी तत्वों के आकार 4D श्रेणी तत्वों के लगभग समान क्यों होते हैं। नेक्स्ट, Cr+2 और Mn+4 दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल समान होने पर भी Cr+2 तो एक अपचायक है जबकि Mn+4 एक ऑक्सीकारक है, क्यों? ये भी चीज मैंने एक्सप्लेन की थी। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, D4 टाइप का विन्यास है, लेकिन दोनों में ही एक ऑक्सीकारक है, एक अपचायक है, क्यों?
लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के तत्वों में कोई 4 अंतर लिखो। डायरेक्ट 4 अंतर भी पूछे जा सकते हैं, या इस तरीके से पूछे जा सकता है कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में क्या अंतर होता है, या इनकी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की प्रकृति में क्या अंतर होता है, या इनके धनायन बनाने की प्रवृत्ति में क्या अंतर होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Zn, Cd और Hg ये डी ब्लॉक तत्व थे। ठीक है, ये कोमल और कम गलनांक वाले क्यों होते हैं? ठीक है, गलनांक वाला जो ग्राफ बनाया था उसमें बताया था मैंने कि Zn, Cd, Hg संक्रमण तत्व भी नहीं है, और ये कोमल सॉफ्ट मेटल्स हैं और ये बहुत इजीली मेल्ट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? अगला क्वेश्चन, एक संक्रमण श्रेणी में तत्वों के आकार लगभग समान क्यों होते हैं? एक संक्रमण श्रेणी का मतलब जैसे 3D श्रेणी या 4D श्रेणी या 5D श्रेणी, इन सभी श्रेणियों में तत्वों के आकार एक ही श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, 10 के 10 तत्व लगभग समान आकार के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? क्या कारण है कि संक्रमण तत्व आसानी से रंगीन यौगिक बना लेते हैं? इसी तरीके से संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं? क्या कारण है? कौन सी प्रॉपर्टीज थी इनके अंदर जिनके कारण आसानी से संकुल यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं? संक्रमण तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइडों के रूप में ही क्यों स्थायी होती हैं? मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, जैसे MnO4- और MnF7 दोनों का एग्जाम्पल देखिए बताया है, तो वो चीजें एक्सप्लेन करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? डिफाइन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, F ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, या D ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। लैंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइड तत्वों की हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय क्यों होते हैं? लैंथेनाइड तत्वों के पृथक्करण हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। GD या कोई अदर तत्व भी पूछा जा सकता है कि किस श्रेणी का तत्व है, प्रथम संक्रमण श्रेणी है, या द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, या तृतीय संक्रमण श्रेणी है, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है, या लैंथेनाइड्स का है, या एक्टिनाइड्स का है। जिसका भी है उसका नाम लिखना है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, अमारिशियम यानी कि AM +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों? क्या कारण है कि ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इनकी +3 होती है? ठीक है, ओके बच्चों, इस तरीके से ये चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और मेरे अदर वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।